इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 से। F11 के इकाई 1 की आज हम चर्चा करेंगे। इकाई 1 में हम सभी को पढ़ना है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में कला समेकित शिक्षा की भूमिका, यानी कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में कला समेकित शिक्षा की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में कला समेकित शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों की जो संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी का जो डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रन में, विकास जो होता है, उसके विकास में, संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में कला की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो भूमिका कैसी होती है, चलिए हम एक एक करके समझेंगे। हम निम्न प्रकार है इसका, सब प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे कला की भूमिका होती है। हमारा पहला इसका है चाइल्ड फ्रेंडली, यानी कि बाल मैत्रीपूर्ण। कला शिक्षा जो होती है वो कैसी होती है, चाइल्ड फ्रेंडली होती है, यानी कि बाल मैत्रीपूर्ण होती है। कला शिक्षा बच्चों को उनके विचारों, उनकी भावनाओं एवं उनके अनुभवों को मैत्रीपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करने में मदद करती है। कला शिक्षा क्या करती है, बच्चों के जो विचार हैं, जो आइडिया हैं, उनके भावनाओं, इमोशन को एक फ्रेंड के तौर पर, फ्रेंडली तौर पर, यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली होती है कला शिक्षा, बाल मैत्रीपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करने में मदद करती है। और दूसरा आपका है बियॉन्ड दी बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड। बियॉन्ड दी बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि शब्दों की सीमा से परे होती है। बियॉन्ड दी बाउंड्री ऑफ दी वर्ड्स, वर्ड्स की जो बाउंड्री है, शब्दों की जो सीमा है, उस सीमा से परे माना गया है कला शिक्षा को। कला शिक्षा शब्दों की सीमा से परे होती है। यह प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि कला शिक्षा शब्दों की सीमा से परे कैसे है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान है। कला शिक्षा, आर्ट एजुकेशन जो है, इसमें शब्द की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये शब्द की सीमा से परे होती है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अल्प भाषा, सीमित शब्दावली, वाणी दोष जैसी बीमारियों से युक्त होते हैं। वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, कलात्मक निर्माण के लिए जो है कला शिक्षा एक बहुत ही सशक्त माध्यम उनके लिए प्रदान करती है। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से वैसे बच्चों को जो है शिक्षित किया जाता है, वैसे बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कला शिक्षा जो है शब्दों की सीमा से परे होती है। ये जो है बियॉन्ड दी बाउंड्री होती है वर्ड्स के, बियॉन्ड दी बाउंड्री ऑफ दी वर्ल्ड, शब्दों की सीमा से परे होती है कला शिक्षा। क्योंकि इसलिए बहुत बच्चे जो हैं जो सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, उनमें अल्प भाषा, सीमित शब्दावली, वाणी दोष जैसी बीमारियां होती है। तो उन वैसे बच्चों को कला के माध्यम से, कला शिक्षा के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। शायद आप सभी बहुत पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था तारे ज़मीन पर, शायद आप सभी ने भी देखा होगा। तो उसमें जो बच्चा था वो सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग था, तो उसे शिक्षित करने के लिए कला का माध्यम बनाया गया। तो हम वहाँ देख पाते हैं कि कला जो है कितनी महत्वपूर्ण होती है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। इसमें बच्चे जिस जैसे सीखना चाहते हैं वैसे ही उन्हें सिखाया जाता है। आपका अगला पॉइंट है, यानी कि तीसरा पॉइंट है लर्निंग फ्रॉम होल बॉडी, यानी कि संपूर्ण शरीर के माध्यम से अधिगम। कला शिक्षा में हम क्या करते हैं, सीखते हैं लर्निंग फ्रॉम होल बॉडी, पूरे शरीर के माध्यम से हम सीखते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका नाट्य कला, ड्रामा है। ड्रामा सेक्शन में मैंने आपको बताया था कैसे ड्रामा के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बच्चे जो है
सीख सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कला शिक्षा हमें प्रदान करता है संपूर्ण शरीर के माध्यम से अधिगम। कला शिक्षा के माध्यम से बच्चे अपने एवं अपने विषयों के बारे में संपूर्ण शरीर की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। बच्चे जो है खेल कूद में खेल खेल करके, डांस करके, नाटक करके सब चीज़ों को सीखते हैं। तो आप बोल सकते हैं कला शिक्षा जो हमें ये सुविधा प्रदान करती है कि बच्चे अपने संपूर्ण शरीर के माध्यम से अधिगम कर सके, यानी कि सीख सके। और आपका अगला पॉइंट यानी कि चौथा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास का निर्माण। बहुत सारे कलात्मक निर्माण यानी कि आर्टिस्टिक प्रोडक्शन जो कला शिक्षण के अभ्यास के क्रम में बनाए जाते हैं। इससे बच्चों में मानसिक विकास के साथ साथ उनके आत्मविश्वास का भी निर्माण होता है। कला शिक्षा के दौरान बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कलात्मक निर्माण करते हैं, आर्टिस्टिक प्रोडक्शन का निर्माण करते हैं, जो कि उनके मानसिक विकास के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी प्रबल होता है, उनके आत्मविश्वास का भी निर्माण होता है। उनके अंदर एक क्रिएटिव सोच विकसित होती है कि कैसे चीज़ों का हम निर्माण करें। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की भी भावना आती है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, मान लीजिए कि बच्चे को कहा जाए कि आपको स्टेज पर परफॉर्म करना है, आपके सामने हजारों लोग बैठे रहेंगे, उनके सामने आपको भाषण देना है, उनके सामने आपको डांस की प्रस्तुति करनी है, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कला शिक्षा के माध्यम से ही उनके अंदर इन सब चीज़ों का विकास होता है। आपका अगला टॉपिक है रिहर्सल फॉर चेंज। रिहर्सल का अर्थ होता है पूर्व अभ्यास, फॉर चेंज एक चेंजिंग लाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए उनका एक रिहर्सल होता है, यानी कि समस्या समाधान में सहायक एवं परिवर्तन के लिए पूर्व अभ्यास। वो पूर्व अभ्यास करते हैं एक चेंजिंग लाने के लिए, चाहे वो सोसाइटी में चेंज लाना हो, समाज में चेंज लाना हो, या खुद अपने आप के प्रति चेंज लाना हो। तो कला शिक्षा हमें प्रदान करती है, एक मौका देती है, रिहर्सल करने का मौका देती है, पूर्व अभ्यास करने का भी हमें मौका देती है। तो ये कला शिक्षा जो है बालकों को समस्याओं के वैकल्पिक हल खोजने और उसकी वजह से जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए पूर्व अभ्यास का भी काम करती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मान लीजिए कोई आप यदि नाटक का प्रदर्शन कर रहे हैं, नाटक का मंचन कर रहे हैं, तो उस नाटक के मंचन में आप जिसका किरदार निभा रहे हैं, तो उस किरदार के अंदर जो भी समस्याएं आ रही है उस सब कैसे निपट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैसी समस्याएं अगर यदि आपके लाइफ में भी आती है तो उससे कैसे आप निकल सकते हैं, उसका आपका रिहर्सल पहले से हो चुका है, यानी कि पूर्व अभ्यास आपका पहले से हो चुका है चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए। तो कला शिक्षा जो है बच्चों को जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए पूर्व अभ्यास का भी काम करती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है, छठा है इंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन। कला शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता इसका मनोरंजक होना है। आप सभी को पता होगा, जब आप 8 क्लास में आते थे या 8 क्लास में जब आपको कला शिक्षा का प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता था, यानी कि आपको डांस सिखाया जाता था, आपको पेंटिंगें सिखाई जाती थी, तो एक पूरे तरह से इंटरटेनमेंट का माहौल हो जाता था और पता भी नहीं चलता था कि कब आपका समय पूरा हो गया। 1 घंटे कौन कहे, 2-2 घंटे भी आपको आसानी से पार हो जाता था। जब आप पेंटिंग बनाने में लग जाते थे, आप सभी को ज्ञात ही नहीं रहता था कि कितना समय व्यतीत हो गया, क्योंकि कला शिक्षा जो है एक मनोरंजक होती है, इतनी ज़्यादा मनोरंजक होती है कि इसमें हम सब चीज़ भूल जाते हैं, अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। यदि हम कला को खेल विधि के रूप में भी समझें तो हम समझ सकते हैं कि इसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, बिना किसी गंभीर चर्चा के हमें बहुत कुछ आसानी से ही कला हमको सिखा देती है और हम बहुत कुछ अभिव्यक्त भी कर देते हैं कला के माध्यम से। जो बातें हम बोल करके नहीं कह सकते हैं, किसी के सामने नहीं कह सकते हैं, कला शिक्षा हमें वो माध्यम प्रदान करती है कि हम अपनी बातों को हम
कला के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से हम चीज़ों को आसानी से व्यक्त कर सकें। ये हमें कला शिक्षा प्रदान करती है। जो चीज़ें हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, कला का आधार बनाकर हम आसानी से अपनी बातों को कह सकते हैं और आपके सामने व्यक्ति उसको आसानी से समझ भी सकता है। हम आगे देखते हैं, इम्प्रूव थिंकिंग एंड रीजनिंग। कला शिक्षा जो है इम्प्रूव करता है हमारे थिंकिंग को एवं हमारे रीजनिंग को, यानी कि सोचने एवं तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इम्प्रूव होता है थिंकिंग एंड रीजनिंग। हमारी जो सोचने और तर्क करने की क्षमता होती है, कला शिक्षा भी इसमें वृद्धि करता है, क्योंकि दृश्य कला के निर्माण में बच्चों की सोचने एवं तर्क करने की क्षमता का भी विकास होता है। क्योंकि कोई भी दृश्य कला के निर्माण में सर्वप्रथम बच्चों को उसकी रूपरेखा को सोचना होता है। कोई भी यदि हम दृश्य कला बना रहे हैं, कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी रूपरेखा को अपने दिमाग में सोचना होता है कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमें बिहार की एक सुप्रसिद्ध लोक कला मंजूषा कला को बनाना है, तो सबसे पहले हमें मंजूषा की आकृति अपने दिमाग में सोचनी होगी। हम मान लीजिए मंजूषा की आकृति सोचते हैं तो हम पाते हैं कि वो आकृति कैसी दिखती है। तो हम आकृति अगर बनाएंगे तो आकृति हम इस तरह से बना सकते हैं। पहले हमारे मन में एक विचार आना चाहिए आकृति वो आखिर होती कैसे है। हम विचार करेंगे तो धीरे धीरे हम सोचेंगे तो हमारे मन में वो छवि आएगी। वो छवि के हिसाब से हम आकृति का निर्माण कर सकते हैं। जैसे छवि को हम अपने मन में बनाते हैं तो हमारे मन में चीज़ें जो है क्या होती है, वो चलने लगती है कि किस तरह का आकृति वो हमें दिखाई देती है। इस तरह से हम मंजूषा की जो है आकृति को बना सकते हैं। तो हम विचार करते हैं जो भी आकृति में बनाना था, पहले उसके एक छवि को अपने मन में बैठानी होती है। यह आकृति जो है आपकी बिहार की सुप्रसिद्ध लोक चित्रकला मंजूषा आर्ट की है। तो बच्चे भी है पहले कोई भी दृश्य कला के निर्माण में पहले उसकी रूपरेखा को सोचते हैं, उसके बाद रंग रेखाओं इत्यादि को समायोजित करके चित्र का निर्माण किया था। अभी जब चित्र बन गया तो इसमें हम रंग भरेंगे तो हमारी रंग योजना कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी बच्चे सोचते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लासेज में बताया था, मंजूषा चित्रकला में केवल 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका रंग होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन एवं तीसरा होता है येलो, यानी कि लाल, हरा और पीला। मात्र इन 3 रंगों के प्रयोग से ही पूरी मंजूषा चित्र को बनाई जाती है। एक और चीज़ आपको पता होगा सर, मंजूषा में जो है सांप का भी अंकन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम सांप का अंकन करेंगे तो सांप का अंकन करने के लिए हमारे मन में पहले छवि का निर्माण होता है कि हम कैसे चीज़ों को बना सकते हैं। तो इस तरह से हम स्नेक को जो है निर्मित कर सकते हैं। ये सांप जो है मंजूषा पेंटिंग में इस तरह का सांपों का निर्माण किया जाता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो दृश्य कला है, यानी कि जो कला समय की शिक्षा है, इसमें सोचने एवं तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। बच्चे को जो भी कार्य दिया जाता है, जो भी चीज़ें बनाने के लिए दिया जाता है, तो पहले लॉजिकली सोचते हैं, फिर उसका कंपोज करते हैं, फिर रंग सोचते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि उनमें थिंकिंग एवं रीजनिंग की भी शक्ति का विकास हो रहा है। एवं अगला आपका है प्रोमोटिंग दी कंसिडरेशन,
यानी कि एकाग्रता को बढ़ावा। दृश्य कला के निर्माण के बाद एक बड़े दर्शक समूह के समक्ष इसे प्रदर्शित भी की जाती है। जब हम पेंटिंग बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाते हैं, यानी कि एग्जीबिशन लगाते हैं, और एग्जीबिशन को देखने के लिए हजारों लाखों दर्शकों की भीड़ आती है। तो जब हम पेंटिंग वहाँ डिस्प्ले करते हैं तो हमें उस पेंटिंग के बारे में, मैंने जो पेंटिंग बनाई इस पेंटिंग के बारे में हमें वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है। और ऐसे में जो है दृश्य कलात्मक निर्माण में जो है प्रतिभागियों से उच्च स्तर की एकाग्रता की अपेक्षा की जाती है। जब हम पेंटिंग बनाकर डिस्प्ले करेंगे, कोई यदि दर्शक आएगा तो हमें इस पेंटिंग के बारे में उन्हें एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा कि हमने इस पेंटिंग में क्यों बनाया, क्या दिखाया, हमने सांप का अंकन क्यों किया है। तो हम यह बता सकते हैं कि जो हमारी मंजूषा चित्रकला जो है ये सांपों की देवी विषहरी को निरूपित करके बनाई जाती है, इसीलिए हमने सांप का अंकन किया है। ये भागलपुर के क्षेत्र की विशेष कला है, वहाँ बनाई जाती है। बिहार की सुप्रसिद्ध लोक चित्रकला है। तो आपके बारे में, इस चित्रकला के बारे में पूरी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। जब नॉलेज रहेगा तो आपके अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करने का भी आइडिया विकसित होता है, विचार विकसित होता है, और आपने किस रंगों का प्रयोग किया, क्यों किया, हर के बारे में बतानी होती है। तो ये सब के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको एकाग्रता होनी चाहिए सब चीज़ों के प्रति, तब आप हर चीज़ों को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एकाग्रता विचारों, रंगों, रेखाओं सब में हमें होनी चाहिए। यही एकाग्रता जो है बालक को बाद में उसके जीवन के विभिन्न कार्यों में भी मदद करती है। जो कला में एकाग्रता है, आप सभी सुने होंगे, कहा जाता है कि पेंटिंग बनाने के लिए एकाग्र होना चाहिए, यानी कि पेंटिंग में आपको कंसंट्रेट होना पड़ता है, दिमाग लाना पड़ता है, सबसे अलग होना पड़ता है, तब आप पेंटिंग बना पाते हैं। तो एकाग्रता जो है जब आपके जीवन में आ जाती है तो बाकी जो काम भी है आपके लिए करना बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल हो जाता है। इस टॉपिक का अंतिम बिंदु है इन्हेंसमेंट इन एस्थेटिक। जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन का ये अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, इन्हेंसमेंट इन एस्थेटिक्स, यानी कि सौंदर्य बोध में वृद्धि। दृश्य कला का निर्माण एवं उनका विश्लेषण करना, यह दोनों ही क्रियाएं बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन एवं उनके सौंदर्य बोध को बढ़ाती है। दृश्य कला का जो निर्माण हम करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तो ये दोनों जो क्रियाएं जो होती है बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन एवं उनके सौंदर्य बोध को बढ़ाती है, उनके एस्थेटिक्स को बढ़ाती है, सौंदर्य बोध को बढ़ाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दृश्य कलाएं बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम कह सकते हैं कि दृश्य कला जो है बच्चों का जो संपूर्ण विकास होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हमने इस 9 बिंदुओं में देखा, 9 पॉइंटों में देखा कि बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में कला समेकित शिक्षा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई देती है। आप विद्यालय में इन सभी बिंदुओं पर गौर करके एवं कला समेकित शिक्षा की मदद से अपने विषयों को और भी अधिक रुचिकर एवं रोचक बना सकते हैं। आप विद्यालय में जब पढ़ाने जा रहे हैं, आप जो विषय पढ़ाइए, चाहे आप साइंस पढ़ा रहे हो, चाहे आप मैथ पढ़ा रहे हो, या चाहे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, कला हर जगह है। कला से आप अछूते नहीं रह सकते हैं। तो आप अपने विषय में कला समेकित शिक्षा को जोड़कर, या वैसे बच्चे जो कि आम बच्चों से अलग हैं, उन चीज़ों को समझ में नहीं आ रही है, उन सब बच्चों को आप कला के द्वारा आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने DLED F11 के इकाई 1 से बात कर रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में बाकी यूनिट को, बाकी टॉपिक को लेकर आएंगे। धन्यवाद।